हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कहां है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कहां है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को लेकर जितनी परेशानियां, जितनी किल्लत हो रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अस्पतालों में बेड हैं और बेडों की व्यवस्था को लेकर जब सवाल उठाए जाते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि बेडों की कमी है। इसको लेकर भी स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की भी। आज की स्थिति में हर जगह ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत नजर आ रही है। आपको सुनाएंगे, मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि आपको सुनाए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का वो बयान। तो ये आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें इन सिलेंडर्स की, जिनको लेकर इस समय चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। और यह हाहाकार इसलिए भी मचा हुआ है क्योंकि कोरोना के पेशेंट को जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो जिन पेशेंट की जान ऑक्सीजन से बचाई जा सकती है उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का क्या बयान आया है, आपको सुनाते हैं। अभी मैंने हॉस्पिटल से 1 घंटे पहले जानकारी मांगी थी, तो 3 घंटे से लेके 30 घंटे या 32 घंटे तक में अलग अलग समय पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उनके पास में स्टॉक में है। अगर तुरंत उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई और जिस तरह से पेशेंट्स बढ़े हैं और पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो अगर उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई तो स्थिति बहुत क्रिटिकल हो सकती है। कई बेड्स उनको बंद करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई हमने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान दिखाया है हमने, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके पास सिर्फ 30 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। साथ ही साथ इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि उन्होंने लगातार सरकार से गुजारिश भी की है। बेड के बारे में भी इससे पहले उन्होंने बोला है कि बेड को लेकर ये अधिकार अस्पतालों को दिया गया है कि कितने बेड हैं उसकी संख्या, उसकी गिनती अस्पतालों को ही करनी है। ये डिटेल, ये पूरी जानकारी भी उन्हीं को भरनी है। और ऐसे में यदि ये पूरी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद कहीं ना कहीं अस्पताल मना करते हैं कि उनके पास बेड नहीं है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, जिस पर अब कार्रवाई भी हुई है। आज हम फिलहाल बात करने वाले हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर। किस तरह से ये ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों की जान बचा सकते हैं, कितनी महत्ता है, कितनी जरूरत है, किसको जरूरत है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर अब चर्चा करना आवश्यक है। क्योंकि कई बार तो उन लोगों के लिए स्टोर किए जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर जो शायद बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कोरोना के इलाज में आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या नेचुरल तरीके हो सकते हैं, क्या और कुछ करना चाहिए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम जानेंगे। हमारे साथ जानकारी देने के लिए थोड़ी देर में, कुछ ही समय में, कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर सूर्यकांत भी जुड़ेंगे। उनसे हम ये जानकारी लेंगे कि क्या कुछ हम कर सकते हैं, नेचुरल तरीका क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें लगातार बार बार दिखा रहे हैं। ये वो तमाम बेड हैं जिनको लेकर जब मरीज आता है और अस्पताल से गुजारिश करता है कि उसे अस्पताल में बेड चाहिए, तब सीधे और साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की हम जब बात करते हैं तो ये भी खबर आई है कि अब प्लेन से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। जिस तरह से हाहाकार मचा है, ऐसे में अब ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने के लिए बड़े वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ये व्हीकल है जिसके माध्यम से अब ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाएगा। छोटे छोटे सिलेंडर्स को लेकर बात हो रही थी और जब उसकी आपूर्ति के माध्यम से बात नहीं बन पा रही, लोगों को लगातार कमी खल रही है, तो ऐसे में अब
इन बड़े लिक्विड ऑक्सीजन व्हीकल्स के माध्यम से अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जाएगा। बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में सोचा गया है अब। और ये तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर आ चुकी है। कई राज्यों में अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है। इसके अलावा रेमडेसिविर की किल्लत की खबरें लगातार आ रही हैं। सरकार ऑक्सीजन का आयात करने जा रही है। गंभीर रूप से बीमार मरीज दम तोड़ रहे हैं। यह हालत किसी राज्य या शहर की नहीं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से हालात बेकाबू हो चुके हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। लगभग सभी अस्पताल ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी का सामना करने वाले जिलों में भंडारा, उस्मानाबाद, पुणे और पालघर शामिल है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और घर के लिए मिनी सिलेंडर की मांग अब अधिक बढ़ गई है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहरों में कोरोना मरीज बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली में हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। ऑक्सीजन का संकट कुछ ऐसा है कि महज कुछ घंटों में ही ऑक्सीजन बची है। अब ऐसा बयान आया है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। बड़ा सवाल यह है कि ऑक्सीजन की कमी कब दूर होगी, कैसे दूर होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत, कोविड एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। सर, सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की लगातार कमी है, ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक कोविड पेशेंट यदि है तो उसकी जान बचाने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन की कितनी महत्ता है और कब जरूरत होती है? देखिए, जो कोरोना है वो सीधे सीधे जब संक्रमण करता है तो वो जो सबसे बड़ा प्रहार करता है वो फेफड़े पे करता है। और फेफड़े हमारे जीवन में बहुत महत्व के हैं। इस हमारे सीने के अंदर एक जोड़ी फेफड़ा यानी दो फेफड़े होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ये दिन भर में 350 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं आपको जिंदा रहने के लिए। इसीलिए ऑक्सीजन को कहा जाता है प्राणवायु। हम एक बार में जो सांस लेते हैं वो करीब आधा लीटर सांस लेते हैं और उसी के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे शरीर में जाती है। और हमारी कोई भी एक्टिविटी हो, हम चलते हैं, फिरते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, डांस करते हैं, खाना खाते हैं, कोई भी एक्टिविटी हो, ये बिना ऑक्सीजन के मदद के कुछ भी नहीं की जा सकती है। ये हम सभी को समझना चाहिए। ऑक्सीजन है तो जीवन है, ऑक्सीजन नहीं तो जीवन नहीं। और जब ये कोविड संक्रमण करता है फेफड़े पर तो ऑक्सीजन जो हमारा फेफड़ा प्रवाह करता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग एक ऑर्गन है, अपरेटस है, उससे ऑक्सीजन की क्षमता प्रभावित हो जाती है और फिर हमें ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती है। तब हमें अलग से ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है। अब देखिए, इसीलिए हमने कहा है कि घर में अब आपकी आज की तारीख में टीवी हो चाहे न हो, फ्रिज हो चाहे न हो, एसी हो या न हो, लेकिन ऑक्सीजन नापने का एक छोटा सा यंत्र होता है जिसको हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, जहां उंगली में लगा के ऑक्सीजन पता चल जाती है। वो घर में होना बेहद जरूरी है। अब देखिए, अगर आपके घर में कोई कोविड का मरीज आ गया, लक्षण ही शुरुआत हुए, जैसे ही लक्षण शुरू, तो आप सबसे पहले उसका ऑक्सीजन नापना शुरू कर दीजिए। और ऑक्सीजन गिरने लगे, और एक मैजिक नंबर मैं आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, 94। अगर 94 से नीचे ऑक्सीजन जा रही है तो समझ लीजिए कि आपको ऑक्सीजन अलग से सिलेंडर में जरूरत पड़ेगी। 100 से 99, 98, 97, 96, 95 गिरते गिरते 94 पे आ गई, तब तक तो जरूरत नहीं थी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की या ऑक्सीजन के अलग से सपोर्ट की।
लेकिन जब 94 से नीचे गिरने लगती है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं अस्पताल में उस समय आप भर्ती कराएं, किसी भी तरह अगर घर में भी ऑक्सीजन का उपचार शुरू हो जाता है और तब तक आपकी रिपोर्ट भी आ जाएगी कोविड की, और अगर कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है तो वैसे तो निःशुल्क दवा सीएमओ ऑफिस से भी मिल जाती है, लेकिन आप बाजार से भी खरीद सकते हैं। बहुत कोई महंगी दवा नहीं है। आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन 2 दवाओं का कोर्स है जो 5 दिन करना होता है। आप कहीं भी ढूंढेंगे हमारा यूट्यूब पे और उसमें तो प्रिस्क्रिप्शन पूरा मिल जाएगा। और इसके साथ आपको हम लोग बचपन में जैसे मैं कहता हूँ ABCD हम लोग पढ़ते हैं, तो ए अलग कर दीजिए, BCD विटामिन, 3 तरह के विटामिन इस्तेमाल करने पड़ते हैं और जिंक इस्तेमाल करना पड़ता है, सुबह शाम भाप लेनी पड़ती है। तो ये पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट का पैकेज है कोविड मरीजों के लिए, जो आप बड़े आसानी से घर में कर सकते हैं। अब समस्या वो 4-5% मरीजों की आती है जिनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94 से नीचे भी चला जाता है। जब नीचे चला जाता है तो हमें जरूरत पड़ती है अस्पताल की। तो उसके पहले आप CMO ऑफिस में अपने को रजिस्टर करा दीजिए और CMO ऑफिस में बता दीजिए कि मेरे रोगी की ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही है। तो आपको अस्पताल, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल जहां भी बेड खाली है, CMO ऑफिस से एक रेफरल स्लिप मिलेगी और वहां आप मरीज को भर्ती करा सकते हैं। जी डॉक्टर सूर्यकांत जी, इसके अलावा अगला सवाल ये भी बनता है कि ऑक्सीजन के बारे में तमाम जानकारी हमें यहाँ पर मिली है। एक बार यदि पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या उसे लगातार 2-3 दिनों तक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती रहती है, या एक बार ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो जाता है तो वो मेंटेन रहता है? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी किस करवट जाती है। अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है तो बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। बीमारी जब धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है, जो फेफड़ा है वो सामान्य तरीके से फिर काम करने लगता है, तो ये ऑक्सीजन की जो जरूरत है वो धीरे धीरे कम हो जाती है जी। अब अगर व्यक्ति की बीमारी बढ़ रही है तो बीमारी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ेगी, ऑक्सीजन लंबे समय तक भी जरूरत पड़ सकती है जी। तो इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि 5 दिन जरूरत पड़ेगी, 2 दिन जरूरत पड़ेगी, 7 दिन जरूरत पड़ेगी, हाँ हो सकता है उससे भी ज्यादा जरूरत पड़े। ये तो बीमारी की तीव्रता पर निर्भर करेगा कि उसको कितनी ऑक्सीजन की आगे जरूरत पड़ेगी जी। उसके बाद अगला सवाल डॉक्टर साहब ये भी होता है, जैसे जिस तरह से कभी सिलेंडर्स की है और बाई चांस नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो मैं अपने दर्शकों को ये जानकारी आपके माध्यम से जागरूकता देना चाहती हूँ, इसलिए सवाल कर रही हूँ कि क्या ऐसे नेचुरल तरीके हैं, क्या ऐसे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके या जीवन शैली में परिवर्तन करके कुछ ऐसा करें कि यदि ऑक्सीजन सिलेंडर ना हो तो भी हम अपने आप को कुछ समय के लिए ठीक से मेंटेन कर सकें और ऑक्सीजन फेफड़ों में ज़्यादा आए, उसके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज हो, कोई प्रक्रिया हो जिसका हम अनुपालन कर सकें? देखिए, ऐसा है, जब रोगी को कोविड पॉजिटिव हो गया तो उस समय तो एक्सरसाइज करके क्या होगा, एक्सरसाइज करने की स्थिति में नहीं होगा, बल्कि एक्सरसाइज करेगा तो ऑक्सीजन और डाउन होगा जी। तो ऐसे समय में जब ऑक्सीजन गिर रही हो तो कोई एक्सरसाइज रिकमेंडेड नहीं होती है, ना प्राणायाम रिकमेंडेड होता है, ना और कोई एक्सरसाइज रिकमेंडेड होती है। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर उल्टे होकर लेट जाएंगे तो उल्टे होकर लेटने पर जो बंद सांस की छोटी फेफड़े की छोटी संरचना होती है जिसको हम लोग एल्वोलाई कहते हैं, तो नॉर्मली करीब 1/3 एल्वोलाई जो है वो कोलैप्स यानी सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन आप उल्टे होकर लेट जाते हैं तो करीब 2-3% ऑक्सीजन का बढ़ जाता है। तो एक तरीका आप जिसको हम लोग प्रोन वेंटिलेशन कहते हैं, ये इवन ICU में भी कराया जाता है कि करवट बदल के उल्टा करके और पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लाया जाता है, जिसको हम प्रोन वेंटिलेशन कहते हैं। तो एक तरीका तो ये है घरेलू तरीका जिससे आप बढ़ा सकते हैं। अब वो लोग जिनको अभी कोरोना संक्रमण नहीं हुआ या जो स्वस्थ हैं, तो वो अपने फेफड़े का स्टेमिना बढ़ा सकते हैं प्राणायाम करके। प्राणायाम का मतलब ये होता है प्राण प्लस आयाम, यानी एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीदिंग। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो एक बार में, जैसा मैंने बताया, आधा लीटर सांस लेते हैं, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो कई बार 1.5 लीटर 2 लीटर तक सांस लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें सांस गहरी लेनी होती है। तो जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा ऐसे फैलता है, ऐसा सिकुड़ता है, ऐसा फैलता है, ऐसा सिकुड़ता है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऐसे फैलता है और ऐसे सिकुड़ता है, पूरा फैलता है, पूरा सिकुड़ता है। तो जैसे आप जिम में जाते हैं और ऐसे ऐसे वेट दौड़ाते हैं और अपनी ये मसल्स बनाते हैं, उसी तरह आप प्राणायाम करके आप फेफड़े का स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तो पहले सालों साल प्राणायाम करना पड़ेगा, तब आप जाके आपका जो सुषुप्त कोलैप्स एल्वोलाई है वो खुलेंगे, वेंटिलेशन के चैनल्स बढ़ेंगे और आपका फेफड़ा स्ट्रॉन्ग होगा।
तो ये बाकी लोगों को मेरी सलाह है कि इस समय का फायदा उठाएं और प्राणायाम करना सीख लें और भविष्य के लिए अपने फेफड़े मजबूत करें। जी डॉक्टर सूर्यकांत जी, इसमें अगला सवाल ये बनता है कि यदि मरीज कोविड पेशेंट है और जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हमारे आसपास है, ऐसे में यदि ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल ना हो तो क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है? ये स्थिति उनकी है जो माइल्ड है पेशेंट, जो पेशेंट बहुत सीवियर हो चुका है उसका तो मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है, लेकिन यदि कोई माइल्ड है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए, माइल्ड है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपकी ऑक्सीजन की नाप के मॉनिटरिंग सुबह हर 2-2 घंटे पर या सुबह शाम या जब भी सांस लेने में तकलीफ हो तो लेते रहे और टेम्परेचर लेते रहे। तो दूसरा काम ये करें कि पानी की कमी ना हो। एक देखिए, कोरोना के इन्फेक्शन से इटसेल्फ डिहाइड्रेशन होता है और दूसरा इसमें गर्मी का मौसम चल रहा है, तो लिक्विड चीज़ें उसको ज़्यादा पिलाई जाए। उसको सबसे पहले तो आइसोलेशन भी किया जाए, अलग कमरे में किया जाए, लेकिन एक ध्यान रखें कि उसको आइसोलेट करना है, उसको अकेला लोनली नहीं करना है, मतलब अकेलापन नहीं। तो दरवाज़ा उसका खुला रखिए, उसके सामने आप बातचीत करते रहिए, दूर से आप वीडियो कॉल करते रहिए और उसका मनोरंजन कर लिए। किसी बच्चे से कहिए कि भाई डांस करके दिखा दे, जरा कोई भजन सुना दे, नौ दुर्गे चल रहे हैं, देवी जी का भजन सुना दे, कुछ रात में कुछ गजल वजल लगा दे, शाम को गजल लगा दे, सुबह भजन लगा दे, रात को गाना लगा दे, जो भी उसके मनपसंद गाना जो सिंगर हो उसके सॉन्ग्स लगा दे और बढ़िया बढ़िया डिश बना के खिलाए उसका। तो मतलब उसका मन लगा के रखना है। अब आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि कमरा बंद कर दिया और भाई लो नमस्ते अब आप आइसोलेट हो जाएंगे। जी। तो इसलिए मैंने कहा आइसोलेशन करना है, लेकिन उसको लोनली नहीं छोड़ना, उसको अकेलापन महसूस नहीं होने देना, नहीं तो बेचारा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। जी। तो इन्वॉल्व रखना है उसको, पहली बात। दूसरी बात, उसको जो पानी है या और सूप है, चाय है, कॉफी है, जो भी उसकी डिमांड है, उसको राजा समझिए इस समय कि वो राजा है और आप सब लोग प्रजा हैं, परिवार के सदस्य बाकी प्रजा है, कोरोना पॉजिटिव राजा है और राजा जैसे आदेश देता है, राजा की जो इच्छा होती है उसकी इच्छा पूरी करिए। अरे कोरोना ने उसको राजा बनाने का अपॉर्चुनिटी दी है, तो लेट हिम एंजॉय एज ए किंग। तो उसको देने दीजिए कि भाई आज अब मेरा कॉफी पीने का मन है, अब मेरा मिल्क शेक पीने का मन है, अब मेरा केला खाने का मन है, अब सेब खाने का मन है। तो इस तरह से उसको व्यंजन खिला खिलू के और उसको जो 4-5-7 दिन जितने भी आइसोलेशन के, जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जब तक वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं हो जाता, जब तक उसके लक्षण खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक उसकी पूरी सेवा करिए और उसका ध्यान रखिए। खाने में हरी सब्जियां उसको दीजिए, उसको दाल दीजिए, दूध दीजिए, पनीर दीजिए, चना दीजिए, छोले दीजिए, मटर दीजिए, ये सब चीज़ें उसको दीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ना हो कि आप कहें ये तो मरीज है और इसको हम सुबह दलिया देंगे, फिर दोपहर में मूंग की दाल की वो देंगे, फिर शाम को खिचड़ी देंगे। तो ऐसा मत करिएगा। वो समोसा भी खा सकता है, कचौड़ी भी खा सकता है, पकौड़ी भी खा सकता है। मेरा मरीज है डॉक्टर सूर्यकांत का, हर कोरोना मरीज डॉक्टर सूर्यकांत का मरीज है। आपके दर्शकों को मैं उन दर्शकों को चेतावनी देता हूँ जिनके घर में कोविड मरीज है, उसको VIP ट्रीटमेंट दीजिए। अगर मरीज ने समोसा मांगा है तो उसको दीजिए, वरना घर में बना के बाजार से नहीं। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अपने तमाम दर्शकों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज हम बात कर रहे हैं लगातार कि ऑक्सीजन की कमी की, तो हमने बात की है किस तरह से ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी है। हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर के बिना किस तरह से मरीजों का इलाज किया जाएगा, और उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलते या जो स्वस्थ हैं वो किस तरह से अपनी इम्यूनिटी के साथ ही ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में उन्हें फायदा मिले। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने विशेष कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कहाँ है ऑक्सीजन,
उसको लेकर हमारे साथ प्रोफेसर सूर्यकांत कोविड-19 इंचार्ज केजीएमयू जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से वापस आऊंगी और कोरोना को लेकर जो आपने जानकारी दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक घरों में बैठे होंगे उन्हें कहीं ना कहीं एक सुकून मिला होगा, राहत की सांस मिली होगी कि इलाज है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि साइकोलॉजिकली हम स्ट्रांग बने रहते हैं, विल पावर स्ट्रांग रहती है। आपने ठीक कहा है कि राजा भी बनकर रह सकते हैं, राजा की तरह तो रखना ही है और अपना भी मन मजबूत हमें करके रखना होगा कि चाहे स्थिति चाहे जैसी हो, यदि हम लड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लड़ पाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर ये होता है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है, जैसे खाने के बारे में आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया है, कुछ लोगों का कहना है कि टेस्ट नहीं आता है। मैं इस कंफ्यूजन को आपके माध्यम से दूर कराना चाहती हूँ कि क्या हर जो पेशेंट है कोविड का उसे टेस्ट नहीं आ रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। करीब 15 से 20% कोरोना के रोगी ऐसे होते हैं जिनको लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, लेकिन जैसे ही इलाज शुरू होता है उसके 2 से 5 दिन के अंदर वो टेस्ट वापस आ जाता है। तो कोई बात नहीं, शुरू में आप बिना टेस्ट के खाते रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जरूरत तो है ही है उस समय, क्योंकि देखिए जो एनर्जी मिलती है वो तो खाने से ही मिलती है। बिना पेट्रोल के तो गाड़ी भी नहीं आगे बढ़ती है, तो हमारे शरीर में भी खाना है वो जो पेट्रोल की तरह है, तो उसको खाना जरूर है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि कुछ लोगों को लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे ये भी सुधर जाएगी। आप समय पे ब्रेकफास्ट के समय ब्रेकफास्ट, लंच के समय लंच और डिनर के समय डिनर और बीच में 2 स्नैक्स कम से कम। कहते हैं कि कोविड के पेशेंट को एंगेज करने के लिए आप उसके जो मील्स हैं वो उनको डबल कर दीजिए। नॉर्मली आदमी हम लोग 3 बार खाना खाते हैं, उसको 6 बार खाना खिलाइए और बीच बीच में कुछ पीने वाली चीजें भी देते रहिए। तो इससे क्या होता है, उसका इन्वॉल्वमेंट बना रहता है, उसका ध्यान अपनी बीमारी की तरफ कम जाता है। अरे भाई, टेस्ट नहीं आएगा, स्मेल नहीं आएगा, लेकिन उसे मालूम है कि खीर मुझे पसंद है, खीर देख के कुछ टेम्पटेशन तो होगा उसको। जी डॉक्टर साहब यहाँ पर एक प्रश्न इसके बाद और निकल कर आता है, क्या लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट के साथ में कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। जब बुखार आएगा तो उस दौरान आपको भूख नहीं लगेगी। इसीलिए अक्सर हम कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे को आप क्या करते हैं, छोटे बच्चे की जब आप रियरिंग करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो या तो आप गिलास में दूध देते हैं, कटोरी चम्मच वाली, आपने देखा होगा मम्मी लोग पीछे पीछे भागती हैं, थोड़ा खा ले बेटा, थोड़ा खा ले। तो आप इस बच्चे को, छोटा बच्चा, अभी राजकुमार समझिए, राजा समझिए, छोटा बच्चा भी समझिए, तो छोटे बच्चे को किस में दिया जाता है? गिलास में दिया जाता है, कप में दिया जाता है या कटोरी चम्मच में दिया जाता है। तो कटोरी चम्मच में आप क्या दे सकते हैं? चावल की, दूध की खीर दे सकते हैं, मखाने की खीर दे सकते हैं, दाल चावल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं। तो ऐसी चीजें आप खिलाइए जो आप कटोरी चम्मच से उसको खिला सकते हैं। तो कटोरी चम्मच पकड़ा दीजिए और खाता रहेगा। अब प्लेट में एक कटोरी चम्मच ली, पानी रखा और उसको पकड़ा दी, तो वो अपना कटोरी चम्मच से खाता रहेगा। सामने एक टीवी लग जाए तो बहुत अच्छा है, अब नहीं तो अपने मोबाइल पे, नेटफ्लिक्स पे और उस पर मूवी देख लेगा, गाने वाने सुन लेगा। तो उसके पूरे मनोरंजन का मतलब ऐसा है कि साल भर आपने उससे काम करवाया है, आराम नहीं दिया है, मनोरंजन का ध्यान नहीं रखा है। कोरोना ने ये अवसर दिया है, तो इसलिए उसको अवसर दीजिए, पूरा मनोरंजन उसको प्रदान करिए, पूरा अच्छा भोजन, पूरा पकवान उसको खिलाइए और पूरा उसको इन्वॉल्व रखिए। जी, एक सवाल यहाँ पर और बनता है डॉक्टर साहब कि कई बार ऐसा होता है कि RT-PCR में नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस समय जो वायरल हो रहा है, वायरल के भी लक्षण कहीं ना कहीं जनरली होते ही थे वायरल के लक्षण, लेकिन अब लोगों के दिमाग में ये कहीं ना कहीं घर कर गया है कि ऐसा तो नहीं है कि जो टेस्ट है वो ठीक नहीं आया है और मैं भी कोविड पेशेंट हूँ। तो इस कंफ्यूजन के बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तो बहुत दिनों से, 1 साल से ऊपर हो गया मुझे कहते हुए कि RT-PCR की जो सेंसिटिविटी है वो 30% है, अर्थात 100 वास्तविक कोरोना के रोगियों की जांच कराएंगे तो 30 में निगेटिव आएगा। तो भाई ये तो टेस्ट का लिमिटेशन है, इसमें किसी लेबोरेटरी का या किसी डॉक्टर का या किसी पैथोलॉजिस्ट का या किसी टेक्नीशियन का कोई दोष नहीं है, तो वो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए अब तो देखिए 2 दिन पहले सरकार ने भी मान लिया है इस चीज को, जो बात मैं 7 वर्ष से ऊपर कह रहा था कि देखिए ऐसा है, लक्षण हुए, आपने कोविड टेस्ट कराया, कोविड पॉजिटिव हो गया, लक्षण हुए, कोविड नेगेटिव आ गया, लेकिन एक्सरे या CT स्कैन में निमोनिया दिख रहा है, एक्सरे में CT स्कैन में लक्षण, उसके जो फीचर्स हैं वो सजेस्टिव दिख रहे हैं कोविड के, तो वो भी कोरोना है। लेकिन अब इधर क्या समस्या क्या आ रही थी कि अगर RT-PCR नेगेटिव है लेकिन एक्सरे CT स्कैन में पॉजिटिव फीचर्स आ रहे हैं, लक्षण भी मौजूद हैं,
लेकिन अस्पताल कहता था कि नहीं नहीं नहीं, वो पॉजिटिव वाला अस्पताल कहता था कोरोना वाला नहीं नहीं, कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, आरटीपीसीआर हम नहीं लेंगे इसको। दूसरी नॉन कोविड फैसिलिटी में जाइए तो वो कहता था नहीं नहीं, तो एक्सरे में कोविड दिख रहा भाई, ये तो रिपोर्ट गलत लग रही है, हम नहीं लेंगे, नहीं नहीं, ये तो पक्का कोविड लिख रहा है। अब वो तो बेचारा ये हो गया कि जैसे वो लक्ष्मण जी के पास सुपर्णखा पहुंची, उसने कहा रामचंद्र जी के पास जाओ, रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण जी के पास जाओ जी। तो अब वो इधर उधर डोलती रहती है बेचारा, वैसे ही हमारे मरीज की हालत हो जाती थी। तो खैर अभी 2 दिन पहले सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जिन लोगों का आरटीपीसीआर नेगेटिव आएगा उनको अगर लक्षण कोविड के हैं और एक्सरे या सीटी स्कैन के फीचर्स कोविड के आ रहे हैं तो उनको प्रिजम्पटिव कोरोना मानकर उनका इलाज शुरू किया जाएगा कोविड की ही तरह। जी, इसके अलावा यदि इस तरह का कोई पेशेंट होता है तो क्या वैक्सीनेशन के लिए वो आगे जा सकता है यदि उसकी एज हो वैक्सीनेशन करवाने की? तो नहीं, कोविड पॉजिटिव के दौरान वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल नहीं जा सकता है, उसके इंतजार करना पड़ेगा 6 से 8 हफ्ते के लिए। तो लगभग 2 महीने के बाद जब ये फेज कोविड पोस्ट कोविड ये सब पूरा हो जाएगा उसके बाद वो वैक्सीन लगवा सकता है, अभी 2 महीने तक नहीं लगवा सकता। जी, इसके अलावा डॉक्टर सूर्यकांत जी, बाकी जो परिजन है, परिवार के लोग हैं, एक तरफ तो मरीज होता है, मरीज को जो परेशानी है वो तो है ही, लेकिन एक कोविड पेशेंट घर में हो तो परिवार के लोगों का जो मेंटल लेवल होता है उनके साथ भी डील करना बहुत मुश्किल होता है। तो उन परिवार वालों को, तीमारदारों को आप क्या सलाह देना पड़ेंगे? पहली बात तो मरीज को राजा की तरह रखना है, वो तो ठीक है, लेकिन उनका अपना धैर्य उन्हें कैसे मेंटेन करना है? अरे राजा के साथ परिवार में रह रहे हैं तो कम वीआईपी थोड़ी है वो भी पर्सन। आप देखिए, अगर कोविड पेशेंट मेरा राजा है, प्रिंस है, तो उसके साथ ही तो आप रह रहे हैं, तो राजमहल में रह रहे हैं। तो घर का वातावरण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल राजमहल जैसा होना चाहिए। तो जैसा हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे कि यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, तो ये पूरी कर दी ना कोरोना ने आपकी इच्छा, आप रह रहे हैं ना राजमहल में। तो देखिए, एक तो मैं बता दूं कि आजकल जैसे ही एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट किसी परिवार में निकल रहा है तो एक तो सबका टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखा ये जिसको लक्षण है खासतौर पे उसको जरूर होना चाहिए। देखा ये गया है आजकल कि एक पॉजिटिव एक परिवार से निकलता है तो सब पॉजिटिव निकलते हैं, क्योंकि इस बार जो कोविड 2 है इसमें जो संक्रामकता है, उसकी इन्फेक्शियसनेस है वो बहुत ज्यादा है। तो एक तो सबका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, सबका टेस्ट होना चाहिए, और दूसरी बात जो बाकी के लोग हैं उन्हें अभी से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का सब उपाय करनी चाहिए, और जब भी उनकी वैक्सीन लगवाने की बारी आए तो वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। देखिए, इम्यूनिटी 2 ही तरह से मिल सकती है, या तो वैक्सीन लगवाने से या ओवरऑल अपनी बॉडी की इम्यूनिटी आप बढ़ा लें। तो ओवरऑल इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे? हरी सब्जियों से बढ़ा सकते हैं, मौसमी फलों से बढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आप महंगे फल खरीदें, जो मौसम का फल आ रहा है, इस मौसम में खरबूजा आ रहा है, तरबूजा आ रहा है, आम आ रहा है, लीची आ रही है, जो भी आ रहा है उसको आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप डिहाइड्रेशन ना होने पाए, पानी की कमी ना होने पाए, तो पानी में घोल के और थोड़ी इंस्टेंट एनर्जी भी बनी रहे, इम्यूनिटी। अब देखिए, अब मतलब बचपन में आपने देखा होगा कि बहुत साल पहले हम लोग की दादी नानी से बात करिए तो कहाँ सेरेलैक और कहाँ ये सब पाउडर और ये जो प्रोटीन के पाउडर ये सब मिलते थे, कुछ नहीं होता था। तो सत्तू लोग गर्मियों में पिया करते थे। तो आप देखिए, सत्तू में वही ताकत है जो इन ड्रिंक्स में, एनर्जी ड्रिंक में, सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स में है। तो आप डालिए ना, थोड़ा सत्तू डालिए, चीनी मिलाइए, पानी मिलाइए, या अगर नमकीन भी लेना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा नींबू मिलाइए। तो एक नींबू का रोज सेवन करते रहेंगे तो विटामिन सी पूरा हो जाएगा। हरी सब्जियां लेते रहेंगे तो विटामिन बी का कोटा हो जाएगा पूरा। और सुबह सुबह अगर सूर्य नमस्कार, सूर्य के सामने प्रणाम करके थोड़ा सूर्य के सामने टहल लेंगे तो विटामिन डी पूरी हो जाएगी। तो ये 3 विटामिन बहुत महत्वपूर्ण रोल कोरोना की इम्यूनिटी में करते हैं। जैसे मैंने कहा, ABCD होती है, ए एक तरफ कर दीजिए, बी और सी और डी विटामिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बी मिलता है हरी सब्जियों से, सी मिलता है खट्टे फल और नींबू से, और डी मिलता है आपका सूर्य भगवान से। तो क्या है, डॉक्टर सूर्यकांत को आप सुन ही रहे हैं, सूर्य भगवान को और याद कर लीजिए। सुबह सुबह करिए, थोड़ा सूर्य भगवान के सामने टहल लिया करिए, थोड़ी विटामिन डी मिल जाएगी। और अगर नहीं टहल पा रहे हैं तो विटामिन डी अलग से भी आप 60,000। जी माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, समय की हमारे पास कुछ कमी है, तो आप जल्दी से अपनी बात खत्म करें, फिर हमें कार्यक्रम को विराम देना होगा। जी डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो जानकारी दी है उससे हमारे जो तमाम दर्शक हैं आज उन्हें बहुत सहायता मिली होगी, और साथ ही साथ एक ढांढस, एक धैर्य भी मिला होगा कि स्थिति चाहे जिस तरह की हो, यदि हम अपनी हिम्मत बनाए रखेंगे तो हम इन तमाम स्थितियों से बाहर निकल सकते हैं।
और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारी हमने दी है उस जानकारी पर आप अमल करें, प्राणायाम कीजिए, हरी सब्जियों का सेवन करें, जो भी पुराने तरीके होते थे उन पुराने तरीकों के पास वापस लौटिए, अपनी विल पावर को मजबूत बनाइए और पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर कोरोना को हरा पाएंगे। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में आप सभी से फिर से मुलाकात करूंगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे लखनऊ में सिस्टम को कोरोना।